आई होप आपने लिख लिया होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, राइट। तो सबसे पहली चीज मुझे बेसिक पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन का। ये पीडीएफ यहाँ पर लिख के मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अगर मुझसे पूछ लिया जाए व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए बच्चों की रिफ्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या है। इसका मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। whenever light changes its medium, right। जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी तो लाइट अपने कभी स्ट्रेट लाइन पाथ को नहीं फॉलो करती, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं यहाँ पर। सपोज लाइट एयर में थी पहले, बट या हम उसको ग्लास में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर से एयर है, राइट। जैसे ही मान लो ये लाइट का पाथ है, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है। जैसे लाइट मीडियम चेंज करेगी, राइट, मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। इट वाज एक्सपेक्टेड कि लाइट ऐसे जाती बिल्कुल सीधी, इट वाज एक्सपेक्टेड कि लाइट सीधी जाती, बट लाइट सीधा ना जाकर अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, राइट। ये वाला पाथ फॉलो करेगी लाइट, और ये जो एंगल है इसको आई बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, आर। अगेन यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ तो लाइट डेविएट होगी। ये बात शायद सबको पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है, राइट। तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी बच्चों, तो लाइट क्या करेगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ हुई भी है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार लाइट रेयर से डेंसर इस पॉइंट पर मीडियम चेंज करी थी तो लाइट डेविएट हो गई। अब उसने यहाँ पर भी तो मीडियम चेंज करना है ग्लास से एयर में, तो यहाँ पर फिर से हम क्या बना रहे हैं, एक नॉर्मल बना रहे हैं ऐसे, राइट। और यहाँ पर लाइट चली जाएगी ऐसे। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये जहां पर लाइट को पहुंचना था और जहां पर लाइट एक्चुअल में पहुंच रही है, मतलब कि ये इमर्जेंट रे और जो ये वाली रे है हमेशा पैरेलल होगी, तभी आपका डायग्राम सही माना जाएगा। अगर आपका ये लाइट रेज पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब आपका डायग्राम गलत है, राइट। तो इसी तरह से अगर ये एंगल आर है तो जो ये वाला एंगल होगा इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल आर, और जो ये वाला एंगल होगा छोटा सा, इसको बोलेंगे हम एंगल ई। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि लाइट अगर मान लो जा रही है ऐसे, राइट, ये नॉर्मल मैंने बना दिया। अगर ये वाला मीडियम रेयर है और ये वाला डेंसर है, राइट, नीचे वाला रेयर है ऊपर वाला डेंसर है, तो लाइट हमेशा रेयर से डेंसर, लाइट हमेशा क्या आ जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल के पास। इसने एक्चुअल में जाना कैसे था, इसने ऐसे जाना था, लेकिन लाइट क्या होगी, नॉर्मल के पास। इससे एक बात हमेशा साबित होती है कि एंगल आई जो होगा यहाँ पर एंगल आर से बड़ा होगा। अगर एंगल आई एंगल आर से बड़ा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 53 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 50 डिग्री, तो इसका मतलब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। जब भी एंगल आई एंगल आर से ज्यादा, समझ लो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। और अगर मान लो डायग्राम ऐसा होता, फिर ये इंसिडेंट रे, राइट, जो सरफेस की तरफ जा रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे, और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, एंगल आई। और मान लो लाइट ऐसे चली जाए, फिर तो साफ पता लग रहा है कि इस केस में एंगल आर एंगल आई से बड़ा है, और मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इस बार ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयर, और ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर। तो ये बेसिक बात है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन मुझे पता होना चाहिए कि लाइट बेंड करती है, और कहाँ बेंड करती है, कैसे बेंड करती है, वो मैंने आपको बताया। क्लियर है अपने को? थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी, whenever light changes its medium, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया, पहली बात तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लाइट डेविएट हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन में एक चेंज आया। एक और चीज में चेंज आएगा, वो चेंज क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी में। ये बात आप 10th क्लास में पढ़कर आते हो कि भाई लाइट जब भी मीडियम चेंज करेगी, लाइट की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी c है और यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी v है, तो ये कंफर्म है कि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। क्या अपने को बात क्लियर हुई? लाइट की वेलोसिटी हमेशा रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है, राइट। सो मैं बोलूंगा यहाँ पर वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। देयर इज ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? और किस किस फैक्टर में चेंज आएगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वेवलेंथ, तो मीडियम चेंज करने पर वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। लाइट की वेवलेंथ हमेशा रेयर में क्या होगी, लैम्डा, और डेंसर में क्या होगी, लैम्डा डैश। और ये बात हमेशा ट्रू है कि लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा डैश, यानी कि वेलोसिटी भी कम हो रही है और लाइट की स्पीड भी कम हो रही है मीडियम चेंज करने पर। तीसरा फैक्टर है बच्चों एनर्जी, और चौथा फैक्टर है बेटा फ्रीक्वेंसी। अब मैं पहले ये फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर डिस्कस करता हूँ आपसे, फिर हम एनर्जी की तरफ आएंगे। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, सिंबल होता है म्यू, और हमको पता है म्यू का मतलब होता है c/λ।
जितने अमाउंट से लाइट की स्पीड चेंज होती है उतने अमाउंट से लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है, क्योंकि c में अगर जो चेंज आ रहा है वो मान लो c/n है, तो वेवलेंथ में भी चेंज कितना आ रहा है λ/n, जिसका मतलब c/λ, ये जो रेशो ये कांस्टेंट रहेगा, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी तो फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं लाइट की एनर्जी की बात करूं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h म्यू, फोटोन। लाइट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ सो मेनी फोटॉन्स, फोटोन बीम होती है लाइट बेसिकली। तो यहाँ पर ये पता लग रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है और प्लैंक कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पिछले 2 मिनट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, जिस डायरेक्शन में लाइट जाना चाह रही थी उससे स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगी लाइट, राइट। दूसरा, लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों। तीसरा, लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, और वेलोसिटी और वेवलेंथ में जो चेंज आएगा बिल्कुल सेम अमाउंट का आएगा, ये बात ध्यान रखना। एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे। अब मेरे लिए एक और बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर मान लो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब कि अगर कोई मुझे बता दे कि एंगल आई इतना और एंगल आर इतना, क्या मैं इस एंगल वाली इंफॉर्मेशन से ये बता पाऊंगा कि लाइट की स्पीड पे कितना फर्क आएगा, लाइट की वेवलेंथ पे कितना फर्क आएगा, और लाइट की एनर्जी तो कांस्टेंट है, चलो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या ये एंगल मुझे बता सकते हैं कि लाइट की वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, व्हाट विल बी वेलोसिटी इन मीडियम? क्या ये बात मुझे पता लग सकती है? ये बात मुझे पता करने के लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या आप बेसिक इसका पढ़ चुके हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं फिर भी डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का ना बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का डिफाइन होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ये नेचर बताएगा कि वो लाइट की स्पीड को कितना ज्यादा कम या कितना ज्यादा कर सकती है। बेसिकली लाइट की जो स्पीड है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लाइट की जो वेलोसिटी है, जो लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी विल बी ऑलवेज मैक्सिमम इन वैक्यूम या फिर एयर। वैक्यूम या फिर एयर, लाइट की स्पीड हमेशा वैक्यूम और एयर में मैक्सिमम मिलेगी। इसके अलावा कोई मर्जी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, लाइट की स्पीड और वेलोसिटी उसमें कम हो जाएगी, राइट। और कितनी कम होगी, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को ये बताने वाला है कि लाइट की स्पीड में कितना फर्क आएगा, राइट। तो मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेसिकली इसको मैं बोल सकता हूँ, ये बेसिकली है क्या, ये रेशो है। इट इज रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, it is basically ratio of velocity of light to velocity of light in vacuum to velocity of light in मीडियम, राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं या तो म्यू से करेंगे या फिर एन से करेंगे। मैं इसमें एन से डिनोट करूंगा इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली एन, और फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहा हूँ ना, जो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझो इस बात को, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो वैक्यूम या एयर से, राइट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जब आप कंपैरिजन करोगे वाटर और ग्लास का, या फिर वाटर या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम का। अपने को ये बात क्लियर है? इससे एक बात पता लग रही है कि जो लाइट की वेलोसिटी रहने वाली है वो c/n रहने वाली है। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड हो जाएगी। इससे मुझे ये बात भी पता लग रही है, अगर मान लो कोई मुझे बोल दे गिवन टेबल लाइक वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियरली 1.33 होता है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियरली 1.51 होता है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियरली 2.42 होता है, तो मैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के बता सकता हूँ कि लाइट जो है सबसे तेज इन तीनों में से वाटर में ट्रेवल करेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी लाइट की स्पीड ज्यादा। ओके, तो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो और कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं, जो 10th क्लास में भी पढ़ते थे और प्लस 2 में भी है, बेसिकली 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको मैं थोड़ा वर्बली बोल देता हूं, नोट्स आपके पास है, और नोट्स वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज भी चुका हूं आपको, हिमांशु सर ने आपको भेज दिए होंगे, राइट। तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे विल लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन रेशियो निकालूं और उसको डिवाइड कर दूं साइन आर से, तो ये रेशियो जो है वो बेसिकली मुझे किस बात की नॉलेज देगा? ये मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगा बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा ये। और मैं अब वापस से उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूं जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था। वो क्वेश्चन शायद ये रहा यहां पर, वो क्वेश्चन ये रहा यहां पर, है ना। अब आपको इस बात का आंसर पता होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस था कितना? यहाँ पर 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस था कितना? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था बच्चों? 30 डिग्री। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो? नहीं। तुम क्या करोगे अब इससे? तुम साइन आई बाय साइन आर करोगे, जिससे तुमको पता लग जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं वेलोसिटी पूछ रहा था तुमसे, तो तुम बता सकते हो कि वेलोसिटी क्या होगी? सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो इस तरह से तुम मुझे वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो। इसका अगर मैं शॉर्टकट लिखना चाहूँ तो इसका शॉर्टकट भी लिखा जा सकता है कि किसी भी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड होगी तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है c अपॉन साइन आई मल्टीप्लाई बाय साइन आर, राइट। तो दिस विल बी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अगर आई और आर पता तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये कंटेंट अभी समझ आया होगा। सब कुछ बोर्ड पर ही है बच्चों, कुछ भी अभी हटा नहीं है बोर्ड से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो कि सर ये वाला जो टॉपिक है आप इसको एक स्पेसिफिकली वीडियो बना दो। अदरवाइज इन सब की जो डिटेल वीडियो है वो मेरे चैनल पर पहले से डली हुई है, नवनीत भंडारी फिजिक्स आप सर्च कर सकते हो। पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की मैंने वहां पर सीरीज डाली हुई है, राइट। तो आगे चलते हैं इससे। अब एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इन बातों का की पॉइंट बना लेना, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से YouTube पर बहुत सारी वन शॉट अवेलेबल होगी, लेकिन जो मैं वन शॉट आपको दूंगा इसमें कंटेंट भरपूर होगा, फालतू की बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा, लिखने लायक बातें होगी, पेपर में आने लायक बातें होगी, ठीक है। वन शॉट के नाम पर ये नहीं है कि मैं ऊपर से चीजें आपको पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में जाऊंगा। टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, राइट। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन से डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग जो लाइट के कलर्स हैं, जैसे कि अगर मैं रेड कलर को 30 डिग्री पर गिरा रहा हूं, जैसे कि मैं येलो कलर को 30 डिग्री पर गिरा रहा हूं, तो जो रिफ्रैक्शन के बाद एंगल मुझे मिलेगा, मतलब कि लाइट ने बेंड तो होना ही है, बिल्कुल। यहां पर भी एयर है, यहां पर ग्लास है, सेम बात यहां पर थी, यहां पर भी एयर थी, और बच्चों यहां पर क्या था? ग्लास था। लेकिन स्टिल जो ये वाला एंगल होगा वो होगा मान लो θ1, और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा θ2। अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेंगे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। मैं आपको एक रीजन बताता हूं। आपने ये चीज शायद 10th क्लास में पढ़ी होगी कि जब भी एक प्रिज्म पर हम व्हाइट लाइट गिराते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये बात सबको पता है। नीचे की तरफ सबसे कौन होता है? वॉयलेट, और ऊपर की तरफ कौन होता है? रेड। मतलब इन सब के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस अलग अलग है, बेशक एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम ही क्यों ना हो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इस बात को तो बोल्ड लेटर्स में लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट। या फिर मैं ऐसा बोलूं इनडायरेक्टली, हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्स में डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली कोची रिलेशन होता है लैम्डा स्क्वायर, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये याद रखो कि हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब रेड कलर लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लीस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम,
इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिस भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी बेंडिंग ज्यादा। यहाँ पर मैं एक और बात लिख देता हूँ कि भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उस लाइट कलर के लिए जो बेंडिंग होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। और एक और चीज, बेंडिंग भी ज्यादा होगी और उसके लिए जो एंगल आर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई डीप बातें बिल्कुल है, इसको नोट डाउन करते रहो, ये की पॉइंट्स बहुत काम आएंगे आपके, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितना देखो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी तो उतना ही एंगल आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू एंगल आई। क्लियर है अपने को? तो ये पूरा डिटेल कंसेप्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आगे चलते हैं इससे। इसके बाद बच्चों एक और कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो कंसेप्ट आता है यहां से, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अगेन इसके फॉर्मूले की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको कंसेप्ट फिर भी समझाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज एक पॉन्ड है या एक कोई भी हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, कुछ ऐसे इस तरह से बच्चों ने पानी भर दिया इसके अंदर, राइट। और यहां पर इस जगह पर कोई भी कॉइन पड़ा है बच्चों, इस जगह पर यहां पर कोई कॉइन है। अब इस कॉइन से कुछ लाइट रेज निकालो, एक लाइट रे निकाल दी हमने बिल्कुल सीधी, राइट। जब भी लाइट रे परपेंडिकुलर किसी भी मीडियम पे गिरती है तो एंगल आई 0, एंगल आर भी 0, और एक लाइट रे को निकाल देते हो ऐसे, राइट। अब यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं बच्चों, ये मीडियम कौन सा है, डेंसर। ये वाला मीडियम कौन सा है बच्चों, ये रेरर मीडियम है। जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी, जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे। ये लाइट रेस यहां पर तो कोई मीट कर नहीं सकती, लेकिन हाँ वर्चुअली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, अगर मैं वर्चुअली इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो यहां पर इमेज बन जाएगी। दिस विल बी द पॉइंट वेयर इमेज विल बी फॉर्म। कॉइन मतलब कि आपने को यहां पर ऐसे उठा हुआ नजर आएगा। अगर कोई ह्यूमन आई होगी यहां पर तो ह्यूमन आई ये ऑब्जर्व करेगी कि कॉइन एक्चुअल में क्या सरफेस से काफी, मतलब बॉटम सरफेस से काफी ऊपर है, नीचे नहीं है, वो काफी ऊपर है, राइट। ये डायग्राम थोड़ा जूम हो गया अपना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये यहां से लेकर ये नीचे तक, इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये है रियल डेप्थ, राइट। और सरफेस से ही, मतलब इंटरफेस से जो ये वाला डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। जब भी मैं रियल डेप्थ को अपेरेंट डेप्थ से डिवाइड करूंगा, इसका पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है मेरे चैनल पर डला हुआ है। अगेन मैं ये बोलूंगा कि पूरा डेरिवेशन मेरे चैनल पर है, वहां से आप इसको देख सकते हो, राइट। तो अगर मैं यहां पर रियल डेप्थ को अपेरेंट डेप्थ से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं रियल डेप्थ को अपेरेंट डेप्थ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बात को ध्यान रखना, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, अगर हम रेरर से डेंसर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लोजर नजर आता है, लेकिन अगर डेंसर से रेरर में देखूं, फिर अगर मैं डेंसर से रेरर में देखूं, फिर सपोज करो कि ये डेंसर मीडियम है यहां पर, और यहां पर कोई भी बर्ड है, यहां पर कोई फिश है, राइट। इस बर्ड से एक लाइट रे तो सीधी आ गई ऐसे, एक लाइट रे को ऐसे, राइट। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकालते हैं ना, ऑब्जेक्ट इस बार कौन सा है, बर्ड, जो कि कहां पर है, रेरर मीडियम में, और फिश कहां पर है, फिश मान लो का है डेंसर मीडियम में। यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं बच्चों तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, है ना, और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये रे कहां पर जाकर मीट करेगी, ये रे यहां पर जाकर मीट करेगी इस जगह पर। तो एक्चुअल में बर्ड की इमेज मुझे कहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी, इस जगह पर। देखो ये लाइट रेज यहां तो कोई मिल नहीं सकती थी, इसको वर्चुअली एक्सटेंड करूंगा तो मुझे पता लगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं इस बात को, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन रेरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम इट अपीयर फार अवे, राइट। और इसका वाइस वर्सा क्या है यहाँ पर, क्लियर है। इस पर क्यों ना एक तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हो तो शायद हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना आसान हो जाएगा। जैसे कि ये
न्यूमेरिकल मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। आई होप इसमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जरूर होगा आपके लिए। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में इसमें कुछ डाले थे, जैसे कि ये रहा। आई होप आपको ये विजिबल होगा। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूमेरिकल है बच्चों, देखो ध्यान से। ये न्यूमेरिकल है यहाँ पर। ये एनसीईआरटी में से मैंने पिक करा है ताकि साथ साथ हम कंसेप्ट को बिल्डअप करते चले। कोई स्मॉल पिन को हमने फिक्स करा किसी टेबल पर और 50 सेंटीमीटर से हम उसको ऊपर मतलब देख रहे हैं, ठीक है। By what distance pin appear to be raised if viewed from the same point through 15 centimeter thick glass held parallel to the table and refractive index of glass is 1.5. ओके चलो देखो समझो, मेरी बात को समझो ध्यान से। मान लो कि ये टेबल है, और ये ग्लास स्लैब है बच्चों, ठीक है। ये टेबल के ऊपर ग्लास स्लैब और यहाँ पर कोई पिन लगी हुई है, यहाँ पर कोई पिन है इस जगह पर। ह्यूमन आई कहां से देख रही है? ह्यूमन आई इसको देख रही है, ह्यूमन आई इसको देख रही है 50 सेंटीमीटर ऊपर से, ठीक है। तो आपसे ये पूछा ये पिन कितना ऊपर नजर आएगी। और एक और चीज, जो ये डिस्टेंस दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब एक बात को समझो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है वो कितना है 1.5। मुझे पता है कि रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ करूंगा तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ये बात निकालता हूँ कि कितना नीचे नजर आएगी, मतलब कि मैं अपेरेंट डेप्थ निकालने की कोशिश करता हूँ इसकी। अपेरेंट डेप्थ अगर मैं निकालूं तो अपेरेंट डेप्थ कैसे मिलेगी मुझे? रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ कहाँ से मेजर होगी? हमेशा इंटरफेस से। इंटरफेस कितना है? 15। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, 50 वैल्यू यूज कर लेंगे। 50 नहीं यूज करेंगे, 50 तो ह्यूमन आई से डिस्टेंस है। हमने कहाँ से डिस्टेंस लेना होगा? यहाँ इंटरफेस से। तो रियल डेप्थ कितनी है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर रियल डेप्थ कितनी है? 15। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पर 1.5। सो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 1.5। सो इट विल बिकम 150 डिवाइड बाय 15, इट विल मेक इट 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो अपेरेंट डेप्थ है बच्चों वो कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन मुझसे पूछा है इसमें कि कितना ऊपर नजर आएगी, कितना ऊपर नजर आएगी, मुझसे शिफ्ट पूछी है इसके अंदर। तो ये कितना ऊपर खिसक गई? देखो ये 15 है, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट, ये सिंपल सा कंसेप्ट। ये टोटल कितना था बच्चों? ये 15 था। नजर कहाँ पर आ रही है? 10 पर। तो शिफ्ट कितना हुई? शिफ्टिंग बहुत आसान है। शिफ्टिंग क्या होगी? रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर दो, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर दो, यानी कि 15 में से 10 माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। तो उसमें शिफ्टिंग क्या हुई बच्चों? 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हुई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन निकालना था। ये वाला बहुत आसान है। आगे चलते हैं इससे। एक और क्वेश्चन भी इसके ऊपर है। आई होप कि आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको एक बार आप खुद से निकालने की कोशिश करो, इसको आप खुद से निकालने की कोशिश करो जल्दी से। ठीक है, इसको खुद से निकालने की कोशिश करो। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 2 मिनट का हम यहाँ पर एक टाइमर सेट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर पाओगे। जल्दी से ट्राई करो। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ लगने इसके अंदर भी जल्दी से देखो।
देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पर बोला है कि किसी बीकर को हमने, यहाँ पर ये बोला था कि किसी बीकर को हमने, भाई किसी बीकर को हमने फिल कर दिया बिल्कुल ऊपर तक, और ये जो ऊपर तक की जो हाइट है ना, ये पहले ये यहीं पे दे रखी है, कितनी है 12.5 मीटर। ठीक है भाई, मतलब ये रियल डेप्थ हमको पता है। और ऐसा बोला है कि भाई इसके अंदर एक नीडल पड़ी है कहीं यहाँ पर, और नीडल की जो अपेरेंट डेप्थ है वो कितनी दे रखी है 9.4, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है 9.4। पूछ क्या लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतनी आसान बात। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ को अपेरेंट डेप्थ से डिवाइड कर दो। अगर तुम 12.5 को 9.4 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम देख लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला कि अगर हम इस लिक्विड को रिप्लेस करके एक नया लिक्विड डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, तो कितने डिस्टेंस से मुझे माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा उसी नीडल को देखने के लिए। जब ये स्कोप को शिफ्ट करने वाली बात आ जाए तो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग निकालनी होती है अपने को। तो जो शिफ्टिंग है ना, ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया। इस बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपने को दे दिया 1.63, और मैं बोलूँ अगर रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ तो इट विल बी RD ओवर AD। रियल डेप्थ के लिए रियल डेप्थ तो वही है अपनी सेम, कितनी 12.5। अपेरेंट डेप्थ नहीं पता, अपेरेंट डेप्थ को यहाँ लिख लेते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई 1.63, इसको सोल्व कर लो, अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी। और फिर जो अपेरेंट डेप्थ तुम्हारी आएगी उसको 12.5 में से माइनस कर देना, वो तुम्हारी शिफ्टिंग आ जाएगी। तो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन ऐसे, और दोनों के दोनों क्वेश्चन NCERT से, तभी मैंने वो इम्पोर्टेंट में आपको बताया कि भाई हाँ ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अब हम चलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको साइड में कर देते हैं। देखो इमेजिन करो एक सिचुएशन बच्चों कि अगर सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वाटर जार है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये पानी भर दिया, येलो कलर का पानी। TIR का कंसेप्ट समझेंगे, येलो कलर का फोटो फिल कर दिया इस तरह से। ठीक है, यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़े, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेस निकाली जा सकती है, जैसे कि एक रे ये निकाल दी मैंने सीधी इस तरह से। ठीक है, मैं बहुत सारी इंसिडेंट रेस बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि एक रे ये री, एक रे ये री, एक रे ये री, बहुत सारी इंसिडेंट रे बनाने की कोशिश करता हूं, और एक रे ये री। अब यहां पर आप एक चीज इमेजिन के एक चीज फील करोगे, जैसे कि यहां पर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ होगा, बट डेंसर से रेयर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। देखो, इसके बाद यहां पर दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करा, लाइट विल बेंड मोर अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, लाइट विल बेंड मोर अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करा, इसको पिछले केस को थोड़ा सा हम सही करते हैं। मैं बोलता हूँ कि पिछले केस में लाइट विल गो लाइक दिस, ऐसे चली गई, लाइट विल गो लाइक दिस। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, अगले केस में तो लाइट क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी ऐसे। ठीक है, सपोज करो मीडियम में वापस आ गई ऐसे, राइट। अब ठीक है, राइट। तो मुझे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे ना डेंसर मीडियम में, ओके, जैसे जैसे डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 35 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, लाइट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती जा रही है। और एक ऐसी सिचुएशन आई जब लाइट सरफेस के अलोंग चली गई, मतलब लाइट ने कितना एंगल बना लिया,
लाइट ने कितना एंगल बना लिया 90 डिग्री। और एक ऐसी सिचुएशन आई फिर कि लाइट बाउंस बैक हो गई इसी मीडियम के अंदर, वापस आ गई इसी मीडियम के अंदर, राइट। तो यहां पर लाइट का डेंसर से रेयर जाते वक्त बाउंस बैक करना उसी मीडियम के अंदर, इस फिनोमिना को हम TIR बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं यहां पर लिखूंगा रिटर्निंग ऑफ लाइट रे, returning of light ray in same medium or in same denser medium whenever it travel from denser to rarer. This phenomena is known as TIR, total internal reflection। और TIR के लिए बच्चों, TIR के लिए ना, TIR के लिए दो सिचुएशन बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है राइट नेसेसरी 2 कंडीशन फॉर TIR, और नेसेसरी 2 कंडीशन यही है भाई। सबसे पहली कंडीशन तो यही है लाइट मस्ट बी going from denser to rarer। लाइट का डेंसर से रेयर में जाना बहुत जरूरी है बच्चों। और दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल आई है डेट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब आप पूछोगे सर ये क्रिटिकल एंगल तो आपने बताया नहीं। क्रिटिकल एंगल देखो कौन सा एंगल है इसमें से, critical angle is that angle of incidence, critical angle is that angle of incidence at which light grazes along surface, or critical angle is that angle of incidence at which एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी लाइट बाउंस बैक होगी और अंदर वापस आ जाएगी सेम मीडियम के अंदर। अगर मैं क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना चाहूं तो कर सकता हूं भाई, स्नेल्स लॉ को अपने स्टाइल में लगाएंगे। अब स्नेल्स लॉ मान लो कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर n2 sin i किसके बराबर होगा भाई n1 sin r। n2 sin i किसके बराबर होगा n1 sin r के, राइट। मान लो ये वाला मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम, और ये वाला कौन सा है, डेंसर मीडियम। तो इससे मुझे पता लगा कि n2 by n1 को मैं लिख सकता हूं sin r by में sin i। अब यहाँ पर मुझे पता है यार कि sin r तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल है तो sin r होगा 90 डिग्री, जिसका मतलब ये हो जाएगा sin 90 डिग्री अपॉन sin i, राइट। और ये i की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, बेसिकली क्रिटिकल एंगल। तो इससे पता लगा कि जो sin IC मतलब जो क्रिटिकल एंगल है ये वाला, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा भाई n1 by n2 के। यहाँ पर n1 का मतलब क्या है, यहाँ पर n1 का मतलब क्या है, रेयर मीडियम, और यहाँ पर n2 का मतलब क्या है, डेंसर मीडियम। अगर ये वाला मीडियम जो है ये एयर हो, अगर ये वाला मीडियम एयर हो जिसको मैं रेयर मीडियम बोल रहा हूँ, तो सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है भाई कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम के बराबर होगा। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ज्यादा है बच्चों तो उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल हमेशा क्या होगा, कम होगा। और क्रिटिकल एंगल कम होने से क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ क्रिटिकल एंगल इज लेस it will show more TIR। ये बहुत ज्यादा TIR शो करेगा क्योंकि बहुत कम हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कम होने से इस बात के चांसेस बढ़ गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा ही होगा। यही रीजन है भाई, यही रीजन है कि देखो वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है ना वो रफली कितना होता है 53 डिग्री, किसी प्रिज्म के लिए कितना होगा रफली 42 डिग्री से 45 डिग्री, किसी डायमंड के लिए कितना होगा, डायमंड के लिए होता है ये रफली 21 से लेकर 23 डिग्री। डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत कम है जिसकी वजह से लाइट हमेशा जब अंदर एंटर हो जाती है तो जब बाहर निकलना होता है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है,
ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर ही वो ट्रैप हो जाती है, राइट। तो इसलिए डायमंड बहुत ज्यादा TIR शो करता है और थोड़ा अपने को ब्रिलियंस नजर आता है, उसके अंदर चमकदार नजर आता है डायमंड, ठीक है। तो अगर मान लो सिंपल सा बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि यार किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि भाई लाइट ऐसे जा रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और ये वाला एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। मजेदार क्वेश्चन है। अगर इस मीडियम का, इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है, तो लाइट का पाथ कैसा होगा। तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं। मैं बोलता हूं कि sin IC इक्वल्स टू 1 बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो sin IC इक्वल्स टू 1 बाय में √2। भाई ये तो क्रिटिकल एंगल के बराबर ही हो गया। अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इस लाइट का पाथ कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा। सच दैट एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइट है ये किस पर गिर रही है, 45 डिग्री पर, जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर ही आ रहा है। बट हाँ, अगर ये एंगल 40 डिग्री होता लेकिन क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है तुम्हारा 45 डिग्री, तो ये लाइट ऐसे निकल जाती है, राइट। अगर ये एंगल 50 डिग्री होता तो ये लाइट ऐसे आ जाती। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। 45 डिग्री है तो लाइट ऐसे चली गई, 40 होती तो लाइट बाहर निकल जाती, 50 होती तो लाइट वापस अंदर आ जाती। तो ये कंसेप्ट है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल ये डिसाइड करता है कि लाइट का TIR होने देना है या नहीं होने देना है, राइट। इस पर NCERT में कुछ क्वेश्चन है, देख लो एक बार जरा। ये 45 डिग्री वाले प्रिज्म्स बहुत देखने को मिलेंगे आपको बच्चों, इसलिए इसको देख लो जरा। मान लो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, लाइट ऐसे आकर गिरी, लाइट ऐसे आकर गिरी 90 डिग्री पर एग्जैक्ट। क्वेश्चन है कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। इमेज कहां पर बनेगी, मान लो यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उससे दो लाइटें आकर ऐसे गिरी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर देखने को मिलेगी, यहां पर देखने को मिलेगी, यहां देखने को मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये पाथ को हम ट्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो 90 डिग्री पर गिर रही है तो कोई चक्कर नहीं, यहां पर आ जाएगी ऐसे, ये ऐसे और ये सीधा ऐसे, राइट। जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा यहाँ पर बच्चों देखो ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी 45, इसका मतलब। और हाँ, इसका जो क्रिटिकल एंगल दे रखा होगा वो 42 डिग्री दे रखा होगा आपको। इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है बच्चों वो है 42 डिग्री। तो जिसकी वजह से जैसी लाइट टकराई 42 डिग्री है उसका क्या क्रिटिकल एंगल, लेकिन ये किस पर टकरा रही है 45 डिग्री पर, तो एग्जैक्ट 45 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ बाउंस बैक। ये भी एग्जैक्ट 45 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ बाउंस बैक। और जैसे ही 45 डिग्री पर बाउंस बैक हुई, एंगल 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, अब लाइट क्या 0 डिग्री पर ही क्या निकल जाएगी बच्चों, बाहर निकल जाएगी। तो हमेशा इस तरह के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऐसे बनेगी। क्लियर है अपने को बात। और अगर मान लो डायग्राम ऐसे होता, ये वाला एंगल दे रखा हो आपको 45 डिग्री बच्चों, और ये वाला भी दे रखा हो 45 डिग्री, और ये एंगल दे रखा हो 90 डिग्री। सपोज इस तरह से लाइट रे टकरा रही है। अब इसको ट्रेस करना जरा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो 0 डिग्री से तो सीधा ऐसे अंदर चली जाएगी, टकरा जाएगी। ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 45 डिग्री। नॉर्मल ड्रॉ करो तो 45 डिग्री अगेन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो ये क्या होगी, सीधी हो जाएगी ऐसे। यहाँ पर फिर से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो एंगल आएगा 45 डिग्री ज्योमेट्री से, तो दोबारा से टकराकर 45 डिग्री पर, अब ये 0 डिग्री पर टकरा रही है तो ये ऐसे निकल जाएगी। इस केस में जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 180 डिग्री। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई वो केस बनाओ जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज में 180 डिग्री का एंगल बन जाए, वो ये वाला केस है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलो आगे चलते हैं। तो ये TIR के कंसेप्ट है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, राइट। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि what will be velocity of light in prism which has critical angle 45 डिग्री। इस प्रिज्म में लाइट की स्पीड क्या होगी अगर इसका क्रिटिकल एंगल बच्चों कितना हो, 45 डिग्री हो। तो लाइट की स्पीड का कनेक्शन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में एक रिलेशन है कि जो sin IC है
वो किसके बराबर होता है बच्चों? 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो साइन आईसी है वो बेसिकली कितना दे रखा है आपको? साइन 45 डिग्री, यानी कि 1/, में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 में साइन 45 डिग्री। अगर मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? √2। भाई साहब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो लाइट की स्पीड क्या होगी? c/m, मतलब कि जो भी लाइट की स्पीड है, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइड कर दो किससे? √2 से। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेक्ट किया जा सकता है अगर आपको इनकेस मिल जाए, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे। अगर प्रिज्म की बात चली रही है तो क्यों ना हम प्रिज्म का कंसेप्ट कर लेते हैं। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब जैसे कि प्रिज्म फॉर्मूला आपको मिल सकता है। प्रिज्म फॉर्मूला में क्या मिल जाएगा आपको? सपोज कि ये हम एक प्रिज्म बना लेते हैं पहले बड़ा सा। इसका डायग्राम बहुत जरूरी है यार, ध्यान से देखना इसका डायग्राम। इसके डायग्राम को तो यार तुम साथ साथ बना लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा अपने हाथों से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा और अच्छे चांसेस है। इसको बहुत बड़ा डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो, मान लो इस प्रिज्म पर लाइट टकरा रही है ऐसे। ये लाइट कौन सी है भाई? इंसिडेंट रे है ये। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो ऑब्वियसली नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लेकिन नॉर्मल भी तो होना जरूरी है। तो नॉर्मल हम बनाएंगे ऐसे। मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि ये 90 डिग्री जैसा दिखे, राइट। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइट तो सीधा चलती है, तो लाइट ने सीधा चलकर कि यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन एज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट इस प्रिज्म के अंदर बच्चों नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है बात। सच दैट कि ये वाला एंगल जो है ये कितना हो गया? I, और जो ये वाला एंगल है ये कितना हो गया? R1। अब डेंसर से रेयर जा रही है तो दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये पिछले नॉर्मल को यहाँ पर चलो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब लाइट को जाना था ऐसे सीधा, लेकिन एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर बच्चों, तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ऐसे। मतलब कि लाइट ने पहुंचना था यहाँ इस डॉट पर, लेकिन लाइट पहुंच रही है यहाँ पर। कितना अपने पाथ से डेविएट हुई? इस लाइन को बैक एक्सटेंड कर दो। जब बैक एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल नजर आएगा तुमको। लाइट ने ऐसे जाना था, लेकिन लाइट ऐसे जा रही है। जाना था ऐसे, जा रही है ऐसे। तो इस एंगल को बच्चों क्या बोलते हैं? एंगल डी या एंगल डेल्टा। इसको एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं। इसी तरह से ये एंगल आई हो गया, ये एंगल R1 हो गया। इस एंगल को मैं बोलूंगा R2, और इस बड़े से एंगल को मैं बोलूंगा ये होगा एंगल E, राइट। इस एंगल को हम एंगल ऑफ एपेक्स या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, इसको हम A से डिनोट करेंगे। तो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम तैयार हो जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा डायग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक रिलेशनशिप निकालनी है कि I, E, A, R, D इन सब में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे एक चीज समझ आ रही है कि नेमिंग कर देता हूँ पहले। तो चलो, ये मान लो O है, ये क्या है O', ये क्या है मान लो A', ऊपर क्या है मान लो ये A है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो कितना है, ये P है, ठीक है। ये वाला पॉइंट O', ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर एंगल्स को लिखता हूँ, जैसे कि भाई ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल देखो, ये पूरा 90 डिग्री था, लेकिन इसमें से R1 जा चुका है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल होगा ना बच्चों, ये होगा 90 माइनस R1। इन सेम वे जो ये वाला एंगल होगा ये होगा 90 माइनस R2। अगर मैं छोटे से एंगल की बात करूँ इसकी, ये छोटा सा एंगल क्या होगा बच्चों, I माइनस R1। और ये जो छोटा सा एंगल है अंदर, ये क्या होगा बच्चों, E माइनस R2। वर्टिकल अपोजिट होता है, लेकिन R2 निकल गया। ये ओ ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से हमने बना दिया। ये फिगर आपके सामने है। मैं आपको पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एज इट इज डायग्राम को बना लो बच्चों। ये 1 मिनट वीडियो की स्क्रीन पर ऐसे ही रहेगा। इसको बनाओ डायग्राम को, 1 मिनट में खत्म करो जल्दी से।
चलो टाइम अप हो गया। अब देखो जरा अगला स्टेप क्या होगा। अब बच्चों जो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाले डायग्राम में ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस डी स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिख रहा हूँ कि 180 माइनस डी प्लस आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये 180 के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो इस 180 से ये 180 उड़ जाएगा, राइट। अगर इनको सोल्व करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आई प्लस ई और उधर जाकर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस डी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एक बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन में बोल देता हूँ इसको। क्लियर है बात, आई प्लस ई इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस डी। इसके बाद ये बड़े वाला ट्रायंगल उठा लो, ये वाला, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में a प्लस 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, 180 के बराबर ही तो होगा। 90 90 सब 180 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पता लगा कि जो a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r1 प्लस r2 के। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई यहाँ से। इसकी हालांकि डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, बिल्कुल कैसे अटेम्प्ट करना सब कुछ बता रखा है। इस टू इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दो ना यार, देखो i प्लस ई इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस डी, ए आ जाएगा सीधा सीधा, जिससे ये इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, i प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास एक तैयार हो जाता है, i प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डी, मुझे पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मिनिमम डेविएशन। लाइट मिनिमम डेविएट कब होगी, लाइट मिनिमम डेविएट का मतलब ये है कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखूं, या वो क्या कंडीशंस होगी जिससे लाइट कम से कम डेविएट हो, यानी कि पैरेलल टू बेस चली जाए। ठीक है, तो पैरेलल टू बेस चली जाए या लाइट कम से कम डेविएट हो, उसके लिए हम प्लस टू में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, आपने प्रैक्टिकल दे दिए और वहां पर ये एक्सपेरिमेंट भी था जब आपने ग्राफ प्लॉट करे होंगे, राइट। तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। उसके लिए एंगल I को एंगल E के बराबर होना पड़ेगा और R1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, R2 के, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर R। अगर ऐसा हो जाए तो लाइट बहुत कम डेविएट करेगी अपने पाथ से, और अगर I E के बराबर हो जाए तो देखो I प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डी मैंने पढ़ा है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ I लिख दूँ। अगर I और E आपस में बराबर है, ये हो जाएगा किसके इक्वल, ए प्लस डी के इक्वल। यहाँ से I क्या आ जाएगा, ए प्लस डी डिवाइड बाय 2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन हो गया। ऐसे ही मैंने पढ़ा है R1 प्लस R2 किसके बराबर है, a के, मतलब कि ट्वाइस ऑफ R किसके बराबर हो जाएगा, a के, तो R किसके बराबर हो गया बच्चों, a/2 के, राइट। अब करना तो कुछ भी नहीं है मैंने, बस मैंने सिर्फ ये करना है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का, फॉर्मूला होता है sin I बाय sin R। ठीक है बच्चों, तो sin I की जगह क्या आ जाएगा यार, I की जगह आ जाएगा a प्लस डी डिवाइड बाई 2, और R की जगह क्या आ जाएगा, a/2। ये मेरा हो जाता है तैयार प्रिज्म फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है यार, मिनिमम डेविएशन का ग्राफ। अगर आप एंगल I और मिनिमम डेविएशन में ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सॉरी डेविएशन ऊपर आएगा और I यहां पर आएगा। सबसे पहले ग्राफ ऐसे होगा, ये ग्राफ भी अपने बना रखा है, फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, राइट। यानी कि मिनिमम डेविएशन जो मुझे मिलेगा किसी एक यूनिक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ I पे मिलेगा, जो किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर। और सुनो मेरी बात, सेम एंगल ऑफ डेविएशन मुझे मिल सकता है दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ये बात ट्रू है। देखो जैसे कि अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 17 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 34 डिग्री है, तो 34 और 17 पे सेम मुझे एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, लेकिन मुझे डेविएशन मिनिमम कब मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमम डेविएशन कब मिल रहा है, जब I E के बराबर है। इसलिए मुझे एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर इस D की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, DM, मतलब कि मिनिमम डेविएशन एंगल। क्लियर है। अगर मान लो इस पर कोई क्वेश्चन हो, देखता हूँ कि क्या मेरे पास अभी कोई PDF में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। एक बार इसको देख लेते हैं, शायद ये वाला क्वेश्चन हम कर पाएंगे। देखो आई होप आपको क्वेश्चन ये विजिबल होगा।
इसको हाँ जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो मैं भी शायद इतना जूम बुरा मान लीजिए, चलो मैं इसको फिर भी पढ़ देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं भी हो रहा। इफ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, भाई इक्विलेटरल बोल दिया तो साफ पता लग गया कि जो एंगल ए है, एंगल ए कितना है 60 डिग्री, साफ साफ। और ऐसा बोला है कि सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि आई किसके बराबर है, ई के बराबर है, राइट। और ऐसा बोला है कि भाई ईच ऑफ दीज एंगल, मतलब चाहे आई की बात करूं चाहे ई की बात करूं, ये किसके बराबर है 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। यार इस क्वेश्चन में अपने को क्या बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या है। ओके तो एक काम करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैसे निकल सकता है इस बारे में सोचते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैसे निकल सकता है इस बारे में सोचते हैं। मेरे ख्याल से अभी हमने ड्राइव करा है कि भाई यहाँ पर a प्लस डी किसके बराबर होगा, आई प्लस ई के बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे ये बोल रखा है कि भाई आई और ई दोनों आपस में बराबर है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ आई, ए का वैल्यू तो ए है ही, चलो वो तो मुझे पता ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। लेकिन एक बात और गिवन है कि जो आई है ना वो 3/4 ए के बराबर है ना, ये गिवन है ना कि ईच ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ, देखो ध्यान से साफ साफ लिखा हुआ 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मैं ऐसा कर सकता हूं यहाँ पर a प्लस डी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 2 तो है यहाँ पर सॉरी, इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो डेविएशन एंगल कितना आ जाएगा, डेविएशन एंगल आ जाएगा 3/2a माइनस a। इसको अगर मैं और सोल्व करूं तो ये हो जाएगा हाफ ए हो जाएगा भाई, ये कुछ गड़बड़ कर दूँ यहाँ 2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 टाइम्स ऑफ ए। तो डेविएशन एंगल कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री, दैट विल बी 30 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, देख लो जरा, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, अगर करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यार क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखो यार कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है तो एंगल ए डिफाइन हो गया, आई ई के बराबर है तो मिनिमम डेविएशन डिफाइन हो गई, और ये भी बोल दिया कि आई और जो ई है वो 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। तो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। और देखते हैं अगर कुछ और इसमें मिल जाए हमको। हाँ ये देख लेते हैं एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कुछ देखने में, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लो। इस क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ इन द सेंस की कुछ ट्विस्ट है कहानी में। देखो ये एक प्रिज्म बना रखा है ऐसे, जो कि किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी वाटर के अंदर डिप्ड है। हमको ना ये बोला है कि वो थीटा की वैल्यू बताओ जिस पर लाइट इंसिडेंट करे, राइट। मतलब कि लाइट इस पर तो नॉर्मली गिर रही है, यहां पर लाइट किस थीटा एंगल से गिरे, ठीक है, यहां पर लाइट किस थीटा एंगल से गिरे सच दैट क्यू बीसी के अलोंग ग्रेजिस कर जाए। मतलब कि मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे ये बोला गया बच्चों, आपसे ये बोला गया इसमें कि ये एक प्रिज्म दे रखा है ऐसे, ठीक है, लाइट गिर रही है ऐसे, लाइट गिर रही है ऐसे, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल है थीटा, थीटा की क्या वैल्यू हो कि लाइट ऐसे निकल जाए, लाइट ग्रेजेस अलोंग दिस फेस। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम एयर हो तो 1/m, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहां पर मुझे साइन थीटा निकालना है बच्चों, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम कौन सा है, देखो ग्लास का 3/2 है, वाटर का 4/3 है, तो मतलब कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ 4/3। डेंसर कौन सा है 3/2, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/2। तो अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूं यहां पर, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3 यानी कि 8/9। इससे मुझे पता लगा कि भाई जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 8/9। तो यानी कि अगर थीटा की वैल्यू इतनी होगी तो लाइट ऐसे ग्रेजेस अलोंग कर जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, क्वेश्चन अच्छा है, फंसा सकता था आपको, ठीक है। ये कंसेप्ट कई टीचर इसको ऐसे याद करवा देते हैं कि साइन आईसी किसके बराबर है 1/m रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। लेकिन भाई ये तब वैलिड है जब ऊपर वाला मीडियम एयर हो, वरना नहीं वैलिड है, ठीक है।
इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसको करने में। चलो बैक टू बेसिक चलते हैं अब। इसके बाद मैं बेसिक लेंस फॉर्मूला की बात करूंगा यार। आपको यार ये बताने की तो जरूरत नहीं होगी कि हमारे पास यार अगर हमारे पास ये वाला लेंस है तो इस लेंस को कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगर मान लो ये वाला लेंस है तो इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगर मान लो ये वाला लेंस है तो इसको कनकेवो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखो राइट वाला फेस अगर कन्वेक्स है ना तो हमने इसको कन्वेक्स ही प्रोनाउंस करना है। ये वाला कन्वेक्स, ये वाला कन्वेक्स, ये वाला कन्वेक्स, मतलब कन्वेक्स लेंस है जिससे लाइट ने बाहर निकलना है, राइट। ये वाला हो गया डबल कन्वेक्स, ये वाला हो गया प्लेनो कन्वेक्स, ये हो गया कनकेवो कन्वेक्स। इसी तरह से अगर लेंस ऐसा हो तो ये हो गया कनकेव, लेंस ऐसा हो ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव, अगर लेंस ऐसा हो तो ये हो गया प्लेनो कनकेव। सबको पता है कि ये वाला लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट रेज को। बेसिक बच्चों वाली बातों पे नहीं जाऊंगा। और ये वाला जो लेंस है ये हमेशा लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। चलो मेन इसके लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो लेंस फॉर्मूला मैंने पूरा ड्राइव करा रखा है मेरे चैनल पर, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी डिटेल कंसेप्ट। वन शॉट में मैं सारी डेरिवेशंस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लेंस फॉर्मूला है वो आपको बहुत हेल्प करेगा भाई। लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहां पर v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। कुछ बातों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। वो बातें क्या है बेसिकली, वो ये बातें हैं जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। हमेशा लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ली जाएगी। कहने का मतलब मैं ऐसा रटवाऊंगा नहीं कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव। जिस भी डायरेक्शन में लाइट रे ट्रैवल करेगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कन्वेक्स लेंस है बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी, तो राइट साइड जो ये वाली जहां पर लाइट रे ट्रैवल कर रही है इसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और इधर की तरफ हम क्या लेंगे नेगेटिव। जितनी भी रियल इमेजेस है वो राइट साइड पे बनेगी, इसलिए हमेशा v की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी फॉर रियल इमेजेस। जब भी रियल इमेज बनेगी तो v की वैल्यू क्या ली जाएगी बच्चों, हमेशा पॉजिटिव। u की वैल्यू नेगेटिव क्यों ली जाती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहां पर लेफ्ट साइड पर, रेज आ रही है राइट साइड पर, तो इसलिए हमेशा u की वैल्यू को क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फोकस जो होगा कन्वेक्स लेंस का वो राइट साइड पर होता है। या फिर सीधा सीधा याद रखो यार कि कन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा और कनकेव के लिए क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स, ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स। मैं कुछ और बात बताता हूं इसमें आपको। देखो इसी तरह से ये कंसेप्ट आता है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के अंदर, v/u। अगर मिरर की बात करो तो माइनस v/u होता है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा v/u। v/u इज द फॉर्मूला। क्लियर है अपने को, क्लियर है। अच्छा मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा बिग होगा। किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो साइज ऑफ इमेज हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी पॉजिटिव आ रही है बच्चों तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूं मिरर के केस में रियल इमेज लेफ्ट साइड पे फॉर्म होती है, रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में लाइट रेज मिलती है, लेकिन लेंसेज के केस में रियल इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगी। ठीक है, याद रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि रियल तो यार लेफ्ट नहीं, वो मिरर में बनती है लेफ्ट साइड पे, लेंस में कहां बनती है, राइट साइड में। क्लियर है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं होता है v/u, हम एक फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रह सकते। मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज भी देता हूं, जैसे कि अगर आप 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f को, इस पूरे रिजल्ट को बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे v से तो ये बन जाएगा v/v माइनस v/u इक्वल्स टू v/f, जहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस v/u इक्वल्स टू v/f। इस v/u को बच्चों में m लिख सकता हूं, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू
v बाई एफ, और इस तरह से 1 माइनस वी बाई एफ इक्वल्स टू एम। ये भी एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है और आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला को मतलब 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ को अगर आप इस पूरे फॉर्मूला को बच्चों u से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा u बाय वी माइनस u बाय यू इक्वल्स टू u बाय एफ, राइट। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये हो जाएगा u बाय वी माइनस 1 इक्वल्स टू u बाय एफ, ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय एम माइनस 1 इक्वल्स टू u बाय एफ। इसको और सोल्व करें ये हो जाएगा 1 बाय एम इक्वल्स टू u बाय एफ प्लस 1। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा u प्लस एफ डिवाइड बाय एफ, यानी कि अगर रेसिप्रोकल कर दो तो मैग्निफिकेशन ये भी होती है f अपॉन में f प्लस u। ये किसके लिए होगी भाई? ये होगी लेंस के लिए, ठीक है, f और u की टर्म्स में। तो एक फॉर्मूले को रटना नहीं है यार, बस v बाय u रट लिया तो सब कुछ हो गया, नहीं। ये आपकी चीजें, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करेंगे। v और f गिवन है तो u निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल देना। इसी तरह से अगर f और u गिवन है मैग्निफिकेशन डायरेक्ट आ सकती है। क्लियर है अपने को ये बात? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब भी दो लेंस को हम इस तरह से जोड़ेंगे तो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ जो होगी वो क्या लिखी जाएगी? हमेशा 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f2, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इनके बीच की सेपरेशन अभी 0 है। मान लो इनके बीच की सेपरेशन 0 ना हो, फिर अगर मान लो लेंसेज ऐसे पड़े हो, अगर मैं पूछूं कि अब बताओ रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? ये लिखने वाली बात है। इसका रिजल्ट होगा 1 बाय f1 प्लस आएगा, सॉरी ऊपर भी, प्लस 1 बाय f2 माइनस d अपॉन f1 f2, राइट। इसी तरह से अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर ऑफ टू लेंस किसके बराबर होगी? p1 प्लस p2 के, राइट। और अगर ये वाली बात है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेंस फॉर्मूला और उससे निकलने वाले कुछ कंसेप्ट, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर नहीं है। अगेन इस पर न्यूमेरिकल ट्राई किए जा सकते हैं। मैं एक स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर सिर्फ मैं न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे कंटेंट को कवर करने के लिए है, राइट। थोड़ा सा अगर मैं और आगे चलता हूँ बच्चों, फिर एंट्री होती है लेंस मेकर फॉर्मूला की, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये हमने एक लेंस बनाया, राइट। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट टकरा रही है, ऐसे जैसी लाइट यहाँ पर टकराई हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल, इस तरह से n1, और ये वाला डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम? r1, राइट। उसके बाद लाइट को जाना था ऐसे, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस। फिर यहाँ पर एक और नॉर्मल बनाया, ये वाला डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे? r2। उसके बाद लाइट, इस डायग्राम को मैं दोबारा से समझाता हूँ, मुझे थोड़ा थिन इसको बनाया क्योंकि हम थिन लेंस के लिए बनाएंगे। तो इस डायग्राम को दोबारा से देखो एक बार। लेंस मेकर में ये वाला डायग्राम जरूर बनेगा और ये मुझे आना भी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ, एक सुंदर सा मैं लेंस बना रहा हूँ, पतला सा लेंस बिल्कुल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, रह गई ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट o पड़े, उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने ऐसे, ठीक है। नॉर्मल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइट रे जाएगी ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको जाना था एक्चुअल में ऐसे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ। अगर यहाँ पर ये वाला सरफेस ना होता तो ये लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी इस प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन जैसे ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये लाइट क्या यहाँ पर कहीं जाकर इसको कट करेगी। मतलब कि यहाँ पर ना देखो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल सेकंड था ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r2। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? r1। सेंटर से लेकर जहां पर लाइट को जाना था उस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ v डैश, और जहां पर लाइट एक्चुअल में आई उस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ? v, राइट। ये डायग्राम जो है आपके नोट्स में होगा कहीं ना कहीं, मैंने एक रफ डायग्राम आपको बनाकर दिया है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा ना तो जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। लेंस को बनाने के लिए क्या क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो फॉर्मूला ये मिलता है 1 बाय f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये,
ठीक है, ये फॉर्मूला आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। क्लियर है। इसके बाद अगर मान लो ये प्लेनो कन्वेक्स हो जाए, अगर ये प्लेनो कन्वेक्स हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/r। प्लेनो कन्वेक्स के लिए आ जाएगा 2/r। अगर मान लो ये प्लेनो कनकेव हो जाए, अगर मान लो ये प्लेनो कनकेव हो जाए बच्चों, तो प्लेनो कनकेव के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू μg -1 2/r, और यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव साइन। कनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा एक और चीज, वापस आ गया। एक और चीज, ये बेसिकली जो है ना, देखो 1/f को तो मैं पावर भी लिख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे पता लग रहा है कि जो मैंने अभी कैलकुलेट करा है ना, ये पावर कैलकुलेट करी है बच्चों। और मैं आपको एक और चीज देखो बताता हूँ, यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई यार मुझसे, मुझे माफ करना। ये प्लेनो कन्वेक्स नहीं है, ये एक्चुअल में डबल कन्वेक्स है। ये डबल कन्वेक्स है, ये डबल कन्वेक्स लेंस के लिए बना है, और ये मैंने जो बनाया ना, ये भी डबल कनकेव लेंस के लिए बनाया, तभी यहाँ पर 2 है। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि जब हम डबल कन्वेक्स की बात करते हैं ना, बाई कन्वेक्स, जब बाई कन्वेक्स की बात करूंगा ना, तो R1 किसके बराबर हो जाता है R2 के। बाई कन्वेक्स और इक्वी कन्वेक्स, मतलब इक्वी कन्वेक्स का मतलब है कि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ये उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, जिसकी वजह से हम R1 को किसके बराबर लिखते हैं R के, और R2 को किसके बराबर कर देते हैं हम -R के। राइट। तो मैं प्लीज इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर मान लो प्लेनो कन्वेक्स होगा तो R1 तो R के बराबर है, लेकिन R2 किसके बराबर हो जाएगा -R के, जिसकी वजह से जो फॉर्मूला मिलेगा मुझे प्लेनो इक्वी कन्वेक्स का, मतलब कि दोनों तरफ से बराबर तरफ से कन्वेक्स है, वो क्या हो जाएगा μg -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/r। ठीक है। लेकिन अगर ये प्लेनो कन्वेक्स हो जाए, प्लेनो कन्वेक्स का मतलब है कि R1 तो R के बराबर ही है, लेकिन जो R2 है ना, वो क्या होगा इन्फिनिटी, क्योंकि एक एंड हमने क्या कर दिया प्लेन बना दिया। प्लेन बनाने से क्या हुआ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इन्फिनिटी। तो जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर μg -1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा सीधा सीधा R। इससे मुझे एक बात पता लग रही है कि भाई जो पावर है, देखो ये पावर है ना, दिस इज पावर, यहाँ पर ये भी क्या है पावर आधी हो जाती है। जब भी आप इक्वी कन्वेक्स से प्लेनो कन्वेक्स बनाओगे, अगर आप लेंस को ध्यान से समझना, अगर आप लेंस को ऐसे बीच में से कट कर दोगे, तो जो नए लेंस की पावर होगी ना, वो देखो आधी हो जाएगी। इसकी पावर कितनी थी 2/r, इसकी पावर में क्या रहा है 1/r। पावर बिकम हाफ, ये कई बार सीबीएसई में आया हुआ है, पावर बिकम हाफ व्हेन यू कट अ लेंस वर्टिकली, पावर बिकम हाफ एंड फोकल लेंथ बिकम डबल। अगर पावर आधी होगी तो फोकल लेंथ हो जाएगी डबल, जब भी आप लेंस को बीच में से कट करोगे। कनकेव के लिए बिल्कुल सेम बात है, बस नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई पावर बिकम हाफ एंड फोकल लेंथ बिकम डबल। क्लियर है। तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए। एक और कंसेप्ट आता होता है इसके अंदर बच्चों कि भाई अगर मान लो कोई कन्वेक्स लेंस है, जनरली ये क्या करते हैं, जब भी लाइट रेज आएगी ना ऐसे, ये लाइट रेज को हमेशा कन्वर्ज करना चाहेगा, ऐसा। राइट। और ये कंडीशन क्या है कि जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो अपना नेचुरल बिहेवियर दिखाएगा। जब भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो नेचुरल बिहेवियर दिखाएगा। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, आपको लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो ये रहा, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये कंसेप्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। The refractive index of material of concave lens is n1। अच्छा, या concave lens की बात करिए तो कोई बात नहीं, concave lens बना देते हैं हम ब्लैक कलर से, रेड कलर से। चलो, ऐसा बोला है कि भाई किसी concave lens का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। ठीक है, तो ये concave lens बना दिया, थोड़ा सा अजीब बना पर कोई बात नहीं, काम चलो ऊपर बना देता हूँ, ऊपर भी जगह है मेरे पास।
ये कनकेव लेंस बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसको किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। आपको बताना है कि इमर्जेंट रेस क्या होगी जब n2 n1 के बराबर हो जाए। भाई अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है और आसपास का n2 है, अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो लाइट रेस भाई सीधी निकल जाएगी इस तरह से, ऐसे सीधे निकल जाएगी। अगर n2 n1 से ज्यादा हो जाए, मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, भाई उस केस में तो ये लेंस अपोजिट बिहेव करेगा। कैसे अपोजिट बिहेव करेगा, ये रेस को कन्वर्जन करने लग जाएगा। अगर मान लो n1 है और ये n2 है, और अगर n2 n1 से ज्यादा हो जाए, अगर आसपास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो उसका अपोजिट बिहेवियर देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर मान लो इसका n1 है और इसका n2 है, अगर n2 ग्रेटर देन n1 हो तो भाई वही जो नॉर्मल बिहेवियर है वही दिखाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से देखो क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसलिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने लिए बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैं और आगे चलूं तो हमारे पास एक और कंसेप्ट बचता है अभी जो कि ज्यादा जरूरी है। वो कंसेप्ट है ये वाले डायग्राम्स आपने देखे होंगे बच्चों। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा। टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं आपके लिए ना। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इसको तो मैं आपको रटवा दूंगा बिल्कुल, फॉर्मूले को बहुत आसान है। मान लो लेंस नहीं है, इस बार कोई ऐसा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि कन्वेक्स है। ये मैंने यहां पर बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर कोई बहुत दूर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है, राइट, सच दैट कि जो ये दूरी है ना, ये दूरी u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसी लाइट टकराएगी ऐसे, ये वाला क्या है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है बच्चों, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ही ये लाइट रे यहाँ टकराएगी तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये नॉर्मल बना दिया मैंने, तो नॉर्मल की जो दूरी होगी वो हम ले लेंगे r। ये जो लाइट है ये रेयर से डेंसर में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये लाइट रे यहाँ पर ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे। और जहां पर ये इस रे को कट करेगी वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज, राइट। और इसको मैं बोल दूंगा ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? हमेशा हम पता क्या करते हैं इसके अंदर, देखो ये एंगल क्या होगा, एंगल आई, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ये होगा एंगल आर। ऑब्जेक्ट के लिए एंगल हमेशा क्या बनाते हैं हम, अल्फा। इमेज के लिए हमेशा एंगल क्या बनाते हैं हम, बीटा। जहां पर नॉर्मल कट करता है उसके लिए एंगल क्या बनाते हैं हम, गामा, राइट। अल्फा बीटा गामा। हमेशा इस कंसेप्ट में अल्फा का मतलब क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करा देते हैं ताकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ खेल सके। इसको मैं बोलता हूँ ओ डैश और इसको बोलता हूँ ओ। तो हमेशा जो टेन अल्फा होगा ना, टेन अल्फा का मतलब क्या होगा, ओ डैश अपॉन यू। हमेशा टेन बीटा का मतलब क्या होगा, ओ डैश अपॉन वी। हमेशा टेन गामा का मतलब क्या होगा, ओ डैश अपॉन आर। हमेशा ये मतलब होगा इनका। हम एंड में क्या एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई क्या रिलेशन बनेगा n1 n2 VUR में। तो मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूं कि जब भी लाइट n1 से n2 में जाएगी, जब भी लाइट n1 से n2 में जाएगी, रियर से डेंसर में जाएगी, तो एक ट्रिक याद कर लो, n2 माइनस n1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1। अगर n1 से n2 में जा रही है तो n2 माइनस n1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1, और नीचे लिख दो वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, हर केस के लिए ट्रू होगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। n2 माइनस n1 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अगर ये केस रिवर्स होता, अगर मान लो लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है, अगर लाइट जा रही है बच्चों n2 से n1 में, तो मैं लिखूंगा फिर n1 माइनस n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2। यहाँ पर आएगा वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो रिलेशन ये होगा। बाकी इसमें साइन कन्वेंशन निकालकर न्यूमेरिकल्स हम कर पाएंगे आगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 5-6 रिफ्रैक्टिंग केसेस आते हैं इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक और छोटा सा कंसेप्ट मुझे ध्यान आ गया, एक ये कंसेप्ट आता है एनसीईआरटी में, इस पर 2 क्वेश्चन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा लेकिन बता देता हूं फिर भी आपको मैं।
जब भी हम लाइट सोर्स को यहाँ रखते हैं ना, लाइट बहुत सारी बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब लाइट वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने हिस्से तक लाइट बाहर जा रही थी, तो मुझे बाहर से एक डिस्क नजर आएगी ये वाली। इस डिस्क का एरिया एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया। तो इस डिस्क का एरिया का फॉर्मूला पता क्या होगा हमेशा, पाई डी स्क्वायर अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का स्क्वायर -1। मतलब अगर मान लो कोई लाइट सोर्स जो है, सपोज करो वो 20 मीटर नीचे है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, ठीक है। तो कितना एरिया ऑफ डिस्क आपको बाहर नजर आएगा, तो फॉर्मूला हमेशा ये होगा, एरिया निकालो, देखो पाई, जैसे कि डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसके अंदर पड़ा है, ये जैसे कि 4/3 है, तो ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर -1। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा इस डिस्क का। इसका सारा का सारा जो प्रूफ है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये मेरी अगेन चैनल की वीडियोस में सब कुछ पढ़ा है पहले से, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। मैं देखता हूँ इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन बना सके, हमारे पास शायद कोई क्वेश्चन मिल जाए इस पर, तो क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस टॉपिक पर अगर मुझे क्वेश्चन मिल गया तो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, 2014 में कभी आया था क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कंसेप्ट क्या लगेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो, मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, इस 1 मिनट में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी टाइम अप हो गया, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आज का मेरे ख्याल से वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इससे अगला जो पार्ट होगा वो मैं एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोला कि भाई कोई ट्रांसपेरेंट सफेयर है, तो सफेयर बना लेते हैं पहले, हमारे पास आज टूल से सफेयर बनाने के परफेक्ट सब बनाते हैं। ठीक है, बना लिया। ऐसा बोला है कि भाई एक लाइट रे फॉल करती है ट्रांसपेरेंट स्फीयर पर, ठीक है, जिसका सेंटर सी है, ठीक है, और रे जो है वो दूसरे एंड से पैरेलल निकलती है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली फिगर थी लेकिन फिगर नहीं बन रही, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, ठीक है। ये लाइट ऐसे गिरती है, इस लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन लाइट ऐसे निकल जाती है पैरेलल टू दैट प्लेस, ठीक है। मतलब कि इस डायग्राम को हम ऐसे पैरेलल टू बेस निकल जाती है। आपको ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, और लाइट रे पैरेलल निकल रही है,
मेरे ख्याल से इसके लिए इन्फॉर्मेशन में ना डायग्राम की जरूरत है, और डायग्राम भी मेरे पास है नहीं। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को ना हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसका डायग्राम जो है वो शायद मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर पाया। डायग्राम इसका होता तो शायद क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि यार फ्रॉम द फिगर। चलो एनीवेज, तो मेरे ख्याल से यार इस वीडियो में जितना कंटेंट हो चुका है, आप एक बार उसके नोट्स बना चुके होंगे, शॉर्ट नोट्स बना लो। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ में किया जाना चाहिए था, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हो और वहां से उस टॉपिक की डिटेल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी जल्दी आएगा, इसी चैनल पर आएगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाओ जिनको वन शॉट की जरूरत है, और रे ऑप्टिक्स स्कोर को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइक और फॉलो करो, और टेलीग्राम पर इसके नोट्स में पहले से ही आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।